ठीक उस वक्त जबकि वह दरवाजे के पास दो रिवाल्वर लिए खड़े आदमी के निकट पहुंचने वाला था, दामोदर राणा का हाथ अपनी पैंट के पाउचे में सरका और तुरंत एक छोटी सी पिस्तौल सहित बाहर आ गया। अगले ही क्षण पहले फायर की आवाज़, फिर दिलावर की चीख गूंजी, फिर उसी तरह 4 फायर और हुए। दिलावर का शरीर हवा में झूलता सा प्रतीत हुआ। उसकी पीठ पर 5 जगहों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। दरवाजे के पास खड़े रिवाल्वरधारी ने चौहान को एक तरफ धकेला। उसने दोनों रिवाल्वर ऊपर उठाने चाहे, लेकिन तब तक मैं अपनी आस्तीन से रिवाल्वर खींचकर उस पर लगातार 2 फायर झोंक चुका था। दोनों गोलियां उसकी खोपड़ी में जा घुसी। वह कटे पेड़ की तरह धड़ाम से नीचे आ गिरा। दोनों रिवाल्वर भी फर्श पर गिर गए। वह मर चुका था। चौहान दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। इस बीच हवा में झूलता सा दिलावर खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ घूमा और दामोदर राणा पर लगातार 3 फायर कर चुका था। मैंने उसकी तरफ हाथ घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली दिलावर की गर्दन को फाड़ती हुई गुजर गई। उसके घुटने मुड़े और वह फर्श पर ढेर हो गया। रिवाल्वर उसके हाथ से छूट गई। उसके जिस्म में कोई हरकत बाकी नहीं थी। मैं उठा और झपट कर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। बदहवास सी नीना उठकर दामोदर राणा के पास आ खड़ी हुई थी। दामोदर राणा कुर्सी में फैला हुआ था। उसकी छाती में 3 जगह से बल बल खून बह रहा था। पिस्तौल हाथ से छूट चुकी थी। सिगार मुंह से निकलकर गोद में गिरा हुआ था। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। अजय, नीना चिल्लाई, पापा मर रहे हैं। तुम दोनों फौरन यहाँ से भाग जाओ, दामोदर राणा कराता सा बोला। अजय, नीना पुनः चिल्लाई, देखो कितना खून बह गया है, इसे रोको, भगवान के लिए कुछ करो। इस हंगामे की पूर्व सूचना देने के लिए शुक्रिया अजय, दामोदर राणा धीमे स्वर में बोला। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से नीना को भी इस बखेड़े में फंसना पड़ा, मैं बोला। अब तुम नीना को यहाँ से ले जाओ, दामोदर राणा हाँफते हुए बोला। पिछले कमरे में एक लिफ्ट है जो तुम्हें बेसमेंट में पहुँचा देगी। वहाँ बाईं ओर वाले दरवाजे से तुम इस इमारत के बाईं ओर वाली पतली सड़क पर पहुँच सकते हो। जाओ, देर मत करो। आओ नीना, मैंने कहा, लेकिन वह अपने बाप की कुर्सी पकड़े बुत बनी खड़ी रही। तुम दोनों फौरन निकल जाओ, दामोदर राणा क्षीण स्वर में बोला। अजय, वहाँ से एक रिवाल्वर उठाकर मुझे दे दो। अगर वे लोग दरवाज़ा तोड़कर भीतर आ गए तो उन्हें उलझाए रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास जो रिवाल्वर थी उसमें भी बामुश्किल एक ही गोली शेष होगी। मैंने लपक कर दरवाजे के पास पड़े दोनों रिवाल्वर उठाए, एक दामोदर राणा को दे दिया और दूसरा खुद रख लिया। दामोदर राणा ने रिवाल्वर अपनी भारी घुटने पर रखकर उसका रुख दरवाजे की ओर कर दिया। जाओ, वह हाँफता हुआ बोला। तभी इमारत के बाहर पुनः फायरिंग शुरू हो गई। इस दफ़ा बहुत देर बाद पुलिस की सीटों की आवाज़ भी सुनाई दी। आओ नीना, मैंने नीना की बाँह पकड़ी। नहीं, नीना अपनी बाँह झटक कर छुड़ाती हुई बोली, मैं पापा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। जिद मत करो नीना, राणा कर्राता हुआ बोला। मेरे लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। तभी ऑफिस के बाहर आहट हुई। फिर भारी प्रहार के कारण दरवाज़ा बुरी तरह चरमरा। मैंने नीना को बलपूर्वक खींचना चाहा, लेकिन वह मजबूती के साथ कुर्सी पकड़े एकटक दामोदर राणा को घूरती रही। उसकी सूनी सी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अब वहाँ एक पल भी ठहरना खुदकुशी करना था। दरवाजे पर दूसरा प्रहार हुआ। वो टूटा तो नहीं, लेकिन जिस ढंग से चरमरा था उससे जाहिर था कि ज़्यादा देर उस हालत में नहीं रह पाएगा।
दामोदर राणा अपार विवशतापूर्वक मीना को ताक रहा था। जाओ बेटी, वह फुसफुसा, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चैन से नहीं मर सकूँगा। नीना फिर भी उसी तरह खड़ी रही। मुझे उसकी इस बेवकूफ़ी पर ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा था। मैंने फ़ौरन तय कर लिया कि उसे जबरन कंधे पर लाद कर ले जाऊंगा। फलस्वरूप मैं पिछले कमरे की ओर लपका और उसका दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन ज्यों ही मैं पलटने वाला था, ऑफिस का प्रवेश द्वार टूटा, साथ ही गोलियों की एक बौछार अंदर आई और मेरी आशंका सच साबित हो गई। दामोदर राणा समेत नीना का जिस्म छलनी हो गया। वह चीख तक भी नहीं सकी। उसका जिस्म एक बार लहरा और फर्श पर ढह गया। मैं हद पर खड़ा उसकी लाश को घूरता रहा। एकाएक मैं बेहद थकान और निराशा अनुभव करने लगा था। तभी गोलियों की दूसरी बौछार आई। इस दफ़ा मैं बाल बचा। मैंने अपार विवशता एवं पराजित भाव से नीना पर आखिरी निगाह डाली, फिर पिछले कमरे में रेंग कर धीरे से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया। छोटी सी लिफ्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उसमें सवार हो गया। उसमें सिर्फ 2 ही बटन थे। एक पर ऊपर की तरफ तीर का निशान बना था, दूसरे पर नीचे की तरफ। मैंने दूसरा बटन दबा दिया। लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाने लगी। ऑफिस वाले कमरे से एक बार फिर फायरों की आवाज़ें सुनाई दी। वक्ती तौर पर निरापद होने के बावजूद भी मैं खुद को बेहद आरक्षित और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। लिफ्ट बेसमेंट में जा रुकी। मैं बाहर निकला और थके से कदमों से अनुमान मात्र से बाईं ओर चल दिया। दामोदर राणा द्वारा बताया दरवाज़ा खोला। सावधानीवश धीरे धीरे सर आगे करके गली में झांका। वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन 8-10 गज दूर क्लब के सामने वाली सड़क पर सतर्कतापूर्ण चहल पहल थी। अंधेरे के बावजूद भी पुलिस की वर्दी का स्पष्ट आभास मिल रहा था। जाहिर था कि पुलिस स्थिति पर काबू पा चुकी थी। मैं उसी तरह अंधेरे में खड़ा सड़क की ओर घूरता रहा। कोई 5 मिनट बाद एक आदमी गली के दाहिने पर प्रकट हुआ और मेरी ओर चल दिया। कद, बुत और चाल ढाल के आधार पर वह मुझे परिचित प्रतीत हुआ और निकट आने पर मैंने उसे साफ पहचाना। वह हेड कांस्टेबल महेंद्र पाल था। महेंद्र पाल, मैंने धीरे से आवाज़ लगाई। वह तुरंत ठिठक गया। मेरी तरफ घूरते हुए उसकी राइफल पोजीशन में आ गई। मैं फ़ौरन हड़बड़ा गया। मैं हूँ अजय, मैंने जल्दी से कहा, रविशंकर का दोस्त। फायर मत करना, और दरवाजे से निकल आया। उसने राइफल नीचे कर ली। मैं उसके पास पहुंचा। सुनो, मैं बोला, दामोदर राणा और दिलावर ऊपर ऑफिस में मरे पड़े हैं, और दरवाजे की ओर इशारा किया। यहाँ से तुम बेसमेंट में आ सकते हो। वहाँ एक लिफ्ट मौजूद है जो तुम्हें ऑफिस के पिछले कमरे में पहुँचा देगी। वंडरफुल, वह बोला। बाहर के हालात तो काबू में हैं, लेकिन क्लब में हम दाखिल नहीं हो पाए हैं। और सुनो, मैं बोला, तुम्हारा कमिश्नर चौहान भाग गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह कहाँ मिलेगा। तुम मेरे लिए एक कार का इंतज़ाम कर सकते हो महेंद्र पाल? श्योर, वह बोला। मेरे पास पेट्रोल कार की चाबियाँ हैं, लेकिन तुम बाहर कैसे निकलोगे? इस तमाम इलाके को तो पुलिस ने घेर रखा है। तुम्हें कोई तरीका बताओ। तरीका, वह बोला। दिक्कत इस बात की है, मैं भी यहाँ से गायब नहीं हो सकता। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा करते हैं, मैं पेट्रोल कार यहाँ ले आता हूँ। तुम्हें डिक्की में छुपाकर पुलिस की नाकेबंदी से बाहर पहुँचा दूँगा। फिर तुम कार ले जाना, मैं वापस लौट आऊँगा। हालांकि कार की डिक्की में मुड़ तुड़ कर पड़ना निहायत बेहुदा काम था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे मजबूरन सहमत होना पड़ा। महेंद्र पाल पेट्रोल कार ले आया। मैं चोर की तरह डिक्की में घुस गया, लेकिन उसे पूरी तरह बंद नहीं किया। कार चल पड़ी। सीमित स्थान से मैं मुड़ी तुड़ी हालत में पड़ा रहा। 7-8 मिनट बाद कार रुकी। महेंद्र पाल ने नीचे उतर कर डिक्की का ढक्कन खोला। मैं बाहर आ गया। शुक्रिया महेंद्र पाल। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मैं बोला, रविशंकर से कहना
चौहान को रोकने के लिए मैं जसदेव सिंह की कोठी पर जा रहा हूँ। अगर हो सके तो वह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, और कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही बात काफ़ी है। महेंद्र पाल वापस क्लब की ओर चला गया। इंजन स्टार्ट था ही मैंने गियर फंसाया और कार आगे बढ़ा दी। मैं तेज़ी से बीच रोड की ओर ड्राइव करने लगा। उस तरफ से शॉर्टकट का दोबारा बीच रोड पहुंचने के लिए शहर के कम आबादी वाले भाग में एक करीब 30 फुट चौड़े और 15 फुट गहरे नाले के पुल से होकर जाना पड़ा था। उनकी हालत काफ़ी खस्ता थी और दोनों तरफ सड़क पर खतरनाक मोड़ थे, अतः सावधानीपूर्वक और बहुत ही धीमी स्पीड से पुल पार करना पड़ता था। जरा सी भी चूक से भयानक दुर्घटना होने की पूरी आशंका थी, इसलिए उधर से नाम मात्र को ही कारें, मोटरसाइकिल वगैरह गुजरती थी। मैंने धीमी रफ्तार से सावधानीपूर्वक पुल पार किया। फिर करीब 35 मिनट बाद जसदेव सिंह की कोठी पर जा पहुंचा। पोर्च में कोई कार न खड़ी देखकर मेरा माथा ठनका। क्या चौहान नीलम को यहाँ से लेकर जा चुका था? मैं कार रोककर नीचे उतरा और आशंकित मन से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। घंटी बजाने के बजाय डोर नाप पर हाथ रखा। थोड़ा सा दबाव डालते ही दरवाज़ा खुल गया। रिवाल्वर हाथ में ताने में भीतर दाखिल हुआ। हाल में पाँव रखते ही मुझे ठिठक जाना पड़ा। नीलम कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था। उसने मुंह बाएं मुझे घूरा। उसके पीछे भीतर खुलने वाले दरवाजे में अंधेरे में खड़ा एक आदमी भी मुझे दिखाई दिया। वह दुर्गा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी।